सोचा है कि जब हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो वो हमेशा चलती क्यों नहीं रहती, या हम सब बिना फिसले चल कैसे पाते हैं। इन सब के पीछे ना एक ही अदृश्य हीरो है, घर्षण। तो आज हम इसी छुपे हुए बल के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए, एक गेंद को किक मारने के बाद वो हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती रहती? या जब हम पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल अपने आप क्यों रुक जाती है? असल में एक अदृश्य शक्ति है जो हर चलती हुई चीज को रोकने की कोशिश करती है, और वो शक्ति है घर्षण। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि चीजें रुकती क्यों हैं, फिर पकड़ के पीछे का साइन समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे घर्षण कभी हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है तो कभी सबसे बड़ा दुश्मन। फिर सीखेंगे कि इस पर काबू कैसे पाया जाए, और आखिर में हम पानी और हवा में भी इसके असर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पहेली से। आखिर हर चलती हुई चीज रुक क्यों जाती है? देखिए, सीधे सरल शब्दों में कहें तो घर्षण एक तरह का विरोधी बल है। जब भी कोई दो सतहें एक दूसरे पर फिसलने की कोशिश करती हैं तो घर्षण उन्हें रोकने के लिए आ जाता है, और ये हमेशा मोशन के उल्टी दिशा में काम करता है, मतलब एक अदृश्य ब्रेक की तरह। उस गेंद वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। जब हम गेंद को आगे धकेलते हैं तो जमीन का घर्षण उसे पीछे की ओर खींचता है। ये जो लगातार पीछे की तरफ खिंचाव है ना, वही गेंद को धीरे धीरे धीमा करता है और आखिर में रोक देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये अदृश्य ब्रेक आता कहां से है, मतलब घर्षण का असली कारण क्या है। चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर कोई भी सतह, चाहे वो कितनी भी चिकनी क्यों न दिखे, असल में पूरी तरह से चिकनी नहीं होती। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हर सतह पर छोटे छोटे गड्ढे और उभार होते हैं। जब दो सतहें एक दूसरे से मिलती हैं तो ये गड्ढे और उभार एक दूसरे में फंस जाते हैं, बिल्कुल पजल के दो टुकड़ों की तरह। यही इंटरलॉकिंग घर्षण की असली वजह है। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सतह जितनी खुरदरी होगी वो इंटरलॉकिंग उतनी ही मजबूत होगी और घर्षण उतना ही ज्यादा होगा, और सतह जितनी चिकनी, इंटरलॉकिंग उतनी ही कम और घर्षण भी उतना ही कम। यही वजह है कि बर्फ पर फिसलना आसान है लेकिन रेत पर दौड़ना मुश्किल। पता है, घर्षण के भी अपने अलग अलग रूप हैं। सबसे पहला है स्टैटिक या स्थैतिक घर्षण, जो एक रुकी हुई चीज को हिलने से रोकता है। ये सबसे ज्यादा जिद्दी होता है। फिर आता है स्लाइडिंग या सर्पी घर्षण, जो पहले से फिसल रही चीज पर लगता है। और सबसे कमजोर है रोलिंग या लोटनिक घर्षण, जो पहियों जैसी लुढ़कती हुई चीजों पर काम करता है। यही कारण है कि किसी भारी अलमारी को पहली बार धकेलना सबसे मुश्किल होता है। तो अब हम ये समझ गए कि घर्षण क्या है और ये कैसे काम करता है, पर क्या ये हमेशा एक विलन की तरह काम करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखें कि कैसे ये अदृश्य बल हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जरा सोच कर देखिए, अगर घर्षण अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? हम चल ही नहीं पाएंगे, हमारे पैर जमीन पर फिसलते रहेंगे, पेन से लिखना नामुमकिन हो जाएगा, और गाड़ियों के ब्रेक काम करना बंद कर देंगे। सच तो यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग हर काम घर्षण की वजह से ही मुमकिन है। और इसीलिए हम जानबूझकर घर्षण को बढ़ाने के लिए चीजें डिजाइन करते हैं। जूतों के नीचे के खांचे और टायरों पर बने डिजाइन असल में जमीन के साथ इंटरलॉकिंग को बढ़ाते हैं, जिससे हमें एक मजबूत पकड़ मिलती है और हम फिसलने से बच जाते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर घर्षण एक हीरो है तो कभी कभी ये एक विलेन भी बन जाता है। मशीन के उन पुर्जों के बारे में सोचिए जो लगातार एक दूसरे से रगड़ते रहते हैं। घर्षण उन्हें धीरे धीरे घिस देता है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। ये मोशन की एनर्जी को गर्मी में बदल देता है, जो अक्सर बस बर्बाद हो जाती है। यही वजह है कि हमारा फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए गर्म हो जाता है। ये घर्षण का ही एक नतीजा है। अरे, ये तो हम सबने महसूस किया है ना? जब ठंड में हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि घर्षण का ही कमाल है, जो हमारी गति की ऊर्जा को गर्मी की ऊर्जा में बदल रहा है। तो घर्षण एक दोधारी तलवार है, दोस्त भी और दुश्मन भी। तो फिर सवाल ये है कि इस पर महारत कैसे हासिल करें? हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं? मान लीजिए हमें किसी चीज पर अपनी पकड़ और मजबूत करनी है, तो हम जानबूझकर घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमारे अपने खेलों में ही देखने को मिलता है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है।
कबड्डी के खेल में पसीने की वजह से खिलाड़ियों के हाथ चिकने हो जाते हैं, जिससे घर्षण कम हो जाता है। तो वो अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, जिससे सतह खुरदरी हो जाती है, घर्षण बढ़ जाता है और वो अपने विरोधी को मजबूती से पकड़ पाते हैं। और जब हमें घर्षण से पीछा छुड़ाना हो तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ कमाल के तरीके हैं। जैसे कैरम खेलते समय हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि सतह चिकनी हो जाए। मशीनों में हम तेल या ग्रीस डालते हैं जो एक पतली परत बनाकर पुर्जों को आपस में रगड़ने से बचाते हैं। और सबसे बड़ा आविष्कार, पहिए, क्योंकि किसी चीज को लुढ़काना उसे घसीटने से कहीं ज्यादा आसान होता है। अब तक तो हम बात कर रहे थे ठोस सतहों की, लेकिन क्या पानी और हवा जैसी चीजें भी गति को रोकती हैं? क्या वहां भी घर्षण होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हवा और पानी भी चलती हुई चीजों पर एक रुकावट डालते हैं। इस तरह के घर्षण को हम तरल घर्षण या आम भाषा में ड्रैग कहते हैं। जब हम तेज हवा के खिलाफ साइकिल चलाते हैं तो जो ताकत हमें रोक रही होती है वो असल में ड्रैग ही है। और जब बात हवा या पानी की हो तो आकार बहुत मायने रखता है। एक चौकोर या डब्बे जैसा आकार हवा को रोकता है, जिससे बहुत ज्यादा ड्रैग पैदा होता है। वहीं एक नुकीला और चिकना आकार, जिसे हम स्ट्रीमलाइन्ड कहते हैं, हवा को अपने चारों ओर से आसानी से गुजरने देता है, जिससे ड्रैग बहुत कम हो जाता है। प्रकृति और इंजीनियरिंग दोनों ही इस सिद्धांत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। मछलियों, पक्षियों और हवाई जहाज़ों के शरीर खास तौर पर ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वे पानी या हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सकें। ये स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन उन्हें कम से कम ऊर्जा खर्च करके तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हमने देखा घर्षण एक जरूरी दुश्मन की तरह है। इसके बिना हमारी जिंदगी असंभव है, लेकिन ये हमें धीमा भी करता है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। सोचिए, अगर सिर्फ 60 सेकंड के लिए दुनिया से सारा घर्षण गायब हो जाए तो क्या होगा? हर चलती हुई चीज कभी नहीं रुकेगी और हर रुकी हुई चीज अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगी। हमारी दुनिया पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। है ना कमाल की बात?